तो सर हम टॉपिकल पास ओवर्स कर रहे थे और दो चैप्टर्स का हमें आज करना है। एक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आज यहाँ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा और छोटा भी है। ठीक है। आए क्या कहता है। कहता है एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री कॉस्टिंग 80 हैज बीन डैमेज्ड। इट कैन बी रिपेयर्ड फॉर $22। द आइटम can then be sold for 78. Packing and shipping costs will normally amount to $6, at which value will it be included in SOFP? सर हमने खरीदा था $80 का, जो कि हमारी कॉस्ट है। हमने पढ़ा है बेटा, हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का प्रिंसिपल था लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। और मैंने आपको एनआरवी निकालना सिखाई थी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स। बेचने के लिए जो कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, ऑल कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर हमारे पास जो है वो डैमेज हो चुके हैं। एक आइटम जो है वो डैमेज हो चुका है बेटा। कहता है इट कैन बी रिपेयर्ड फॉर $22, बट रिपेयर करने के बाद वो बिकेगा कितने का, 78 का। और पैकेजिंग एंड शिपिंग कॉस्ट है $6 की बेटा। अब मुझे पहले तो ये बता दो बेटा, ये पैकेजिंग एंड शिपिंग कॉस्ट जो है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस में आएगा या एनआरबी की कैलकुलेशन में? बेटा जब तक मैं पैक और शिप नहीं करूंगा, मैं अपने गुड्स को बेच नहीं सकता। इट इज नॉट अ कॉस्ट प्राइस, इट इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स। परचेज वाली कॉस्ट नहीं है बेटा ये। मेरी सेलिंग प्राइस है 78, जिसमें से रिपेयर करूंगा 22 का और $6 का शिपिंग वगैरह करूंगा। तो मुझे बताओ कि मेरी एनआरवी कितनी आती है? हाँ दोस्त, जरा बताएंगे मेरी एनआरवी कितनी आती है सर? माइनस करें, कितना आ रहा है? 78 माइनस 22 माइनस 6, कितना आता है बेटा? कैलकुलेट करो भाई, क्या हो गया है? सर मेरी एनआरवी आती है 50। सर कॉस्ट है 80, एनआरवी है 50। हमने पढ़ा था लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड होगा, तो लोअर 50 है। आपसे लॉस नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है एसओएफपी में क्या वैल्यू आएगी। तो दोनों में से जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड होगी। तो क्योंकि लोअर 50 है तो ए इज माई आंसर। उसके बाद क्या कहता है, वाई इज इन्वेंट्री वैल्यू एट नेट रिलायबल वैल्यू व्हेन इट इज लोअर देन कॉस्ट बेटा? सर टू रिकॉग्नाइज लॉसेस एज सून एज दे आर इनकर्ड। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था बेटा कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होगा और जैसे ही हमें पता चलेगा कि वो फ्यूचर में एक लॉस होने वाला है, आज हमें अगर पता चल जाएगा तो हम आज रिकॉर्ड कर देंगे एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। जब हमारी ये सारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, मैं इस प्रेजेंटेशन को लगा दूंगा आपके पोर्टल पे, तो आपको इजी रहेगा रिवाइज करना। चलें आगे हैं। उसके बाद कहता है सर an item of inventory had been bought for 11.75 but could now be bought for 11.05. It has a selling price of 18.5, selling and delivery cost 1.25 है। What value should be included in financial statement? वही है बेटा, सेम। मारिया पूछ रही है why not C? To prevent profit being recorded before it is earned। बेटा देखो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट तो कभी रिकॉर्ड होगा ही नहीं ना बेटा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, नेट रिलायजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा जब वो कॉस्ट से लोअर होगा। अगर एनआरवी ज्यादा होगी कॉस्ट से, अगर एनआरवी ज्यादा होगी कॉस्ट से, तो वो तो वैसे भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो स्पेसिफिकली यहाँ कह रहे हैं कि लोअर क्यों रिकॉर्ड करते हैं। तो लोअर इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि लॉस आता है। प्रॉफिट कब होगा मारिया? जब एनआरवी ज्यादा हो। प्रूडेंस तो प्रॉफिट का भी कहता है, लेकिन हमारे केस में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। या तो हमारी इन्वेंट या तो हमारा जो है लॉस जीरो होगा, या लॉस की कोई वैल्यू होगी। लॉस कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्लियर है मारिया? चले आगे हैं। सर अब यहां पे ना एग्जामिनर ने बड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सर हम हमेशा कंपेयर करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। आपको वो दो प्राइसेस उसने कॉस्ट की दी हैं, एक वो जिस पे हमने खरीदा और एक वो जो आज मार्केट में चल रही है। सर हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है मार्केट से। मार्केट में जितने का भी चल रहा हो, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। इसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जिस पे खरीदा है, मेरी बुक्स में जिस पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है, मुझे उससे कंपेयर करना होगा बेटा। अगर उसने आपको बोला कि आपने इतने का खरीदा था और आज मार्केट में इतने का हो गया, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर मैं एनआरबी निकालूंगा। सेलिंग प्राइस 18.5 माइनस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स विच इज 1.25।
तो बताओगे एनआरबी कितनी आती है? हाँ दोस्त, कितनी आती है एनआरबी? 17.25। सर मेरी कॉस्ट है 11.75, मेरी एनआरबी है 17.25। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी की बेसिस पे मैं 11.75 पे ही रिकॉर्ड करूंगा। बच्चे एग्जाम में 11.05 पे रिकॉर्ड करके आए थे। बेटा मैं इन्वेंट्री कितने का भी हो जाए मार्केट में, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ दोस्त, आगे हैं। उसके बाद बेटा आगे कह रहा है, an item cost is $128, it is slightly damaged and can only be sold for 120, commission 15% है, at which value it is included। तो आप देख रहे हो बेटा, मैक्सिमम सवाल कॉस्ट और एनआरबी के ऊपर ही आते हैं। सर आप, कोई मसला ही नहीं है सर, आप पहले कमीशन निकाल लें। 120 का 15% निकालो जरा, कितना कमीशन आता है बेटा? जरा बताएंगे कितना कमीशन का वैल्यू आता है? हाँ दोस्त, 120 का 15% निकालें बेटा। सेलिंग कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स है ना बेटा ये मेरी, कितना आता है सर? 18। सर एनआरवी का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स। जरा बताएंगे एनआरवी कितनी आती है? हाँ भाई, जरा बताएंगे एनआरवी कितनी आती है सर? कितनी आती है? 102 आ रही है बेटा। सर एनआरवी है 102। सर कॉस्ट है 128, लोअर क्या है बेटा? 102। 102 पे रिकॉर्ड कर लूंगा बेटा, ए इज माई आंसर। 18.5 माइनस 1.25 इज 17.25। तो बेटा मैंने आपको यही तो समझाया ईशा अभी, मेरी एनआरबी 17.25 है, मेरी कॉस्ट 11.75 है, लोअर 11.75 होगा तो उस पर रिकॉर्ड करूंगा बेटा। एनआरबी तो सही है ना वैल्यू, क्या मसला है? क्या ये क्लियर है सर? सर उसके बाद, सर उसके बाद कहता है, जूल्स इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2019 वाज वैल्यूड एट 4800। क्लोजिंग इन्वेंट्री है बेटा मेरी 4800 की, ठीक है सर। आपसे कहता है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट गुड्स कॉस्टिंग 100 हैड नॉट बीन इंक्लूडेड। सर एक तो मैंने इन्वेंट्री को इंक्लूड ही नहीं किया बेटा। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 170 हैड बीन इंक्लूडेड एट नेट रिलाइजेबल वैल्यू 210। सर कॉस्ट है 170, सर एनआरबी है 210, हम लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड 170 पे करना चाहिए लेकिन हम इसको 210 पे रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपसे कह रहा है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इन इनकरेक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपसे ये नहीं कह रहा कि एरर ठीक करने के बाद क्या इंपैक्ट आएगा, एरर की वजह से क्या हुआ है। सर सबसे पहले तो आप चेक करें, मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है तो इसका मतलब मैंने अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम कर दिया है। भाई 100 इंक्लूड नहीं किया ना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। सर कितने से कम हो गया है? सर 100 से कम हो गया है। सर उसके बाद 170 वाली चीज आपने 210 की इंक्लूड कर दी है, इसका मतलब आपने अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ा दिया है। सर कितने से बढ़ा दिया है जरा बताएंगे? सर 210 माइनस 170 कितना आया? 40 से आपने अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ा दिया है। अब सुनना, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा पूछ रहा है, इन्वेंट्री पे क्या आएगा और इक्विटी पे क्या आएगा? सर सबसे पहले तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री 100 से कम हो रहा है बेटा, पहले वाले पॉइंट नंबर में। और दूसरे वाले पॉइंट नंबर में हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री 40 से बढ़ रहा है। तो नेट इंपैक्ट कितना आएगा बेटा? सर नेट इंपैक्ट आएगा कि हमारा इन्वेंट्री 60 से कम हो गया है। ऐसा ही है सर। सर अब ऑप्शन में ढूंढो पहले 60 वाला कौन सा ऑप्शन है, जितने भी 40 वाले हैं ये तो आंसर होगा ही नहीं। ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 40 इन्वेंट्री आ रहा है, और सी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 40 इन्वेंट्री आ रहा है। आंसर या तो बी होगा या डी होगा बेटा। अच्छा ठीक है सर। सर आप प्रॉफिट का बताएं। सर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको सस्पेंस में पढ़ाया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है प्रॉफिट कम होता है। तो मेरा टोटल में क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुआ है 60 से, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होने की वजह से मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा 60 से। ऐसा ही है सर। तो सर हमें दो के तो आंसर मिल गए हमें, हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम होगा 60 से और हमारा प्रॉफिट भी कम होगा 60 से। अब इक्विटी की बात करनी है। सर इक्विटी का जब जब आएगा सवाल, मैंने आपको बताया था हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू देखेंगे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इक्विटी यानी कैपिटल। सर अगर मेरा इन्वेंट्री जो कि मेरा एसेट है, अगर वो 60 से कम हो रहा है, लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे कैपिटल को भी कम करना पड़ेगा 60 से। तो सर इसका मतलब मेरा आंसर हो गया डी, जहां पे मेरा प्रॉफिट भी कम हो रहा है 60 से, मेरा इन्वेंट्री भी कम हो रहा है 60 से, और मेरा कैपिटल भी कम हो जाएगा 60 से। क्या ये क्लियर है? आ जाए अगले अगले क्वेश्चन पे। कहता है निर्मल सेल टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट जी एन एच। आपसे कहता है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ निर्मल इन्वेंट्री। अच्छा, अब बेटा देखना, सर आपको यहाँ कहता है दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे जी और एच। अच्छा, और हमें कॉस्ट और एनआरबी दी हुई है। तो सर आ जाए जरा, हम निकाल लेते हैं। वैल्यूएशन बेसिस का कॉलम बनाएंगे बेटा, मैंने आपको बताया था, और उस वैल्यूएशन बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। तो मैं जब प्रोडक्ट जी पे आता हूं बेटा, तो कॉस्ट है 2 और एनआरबी है 2.5। लोअर कौन सी है बेटा? 2। तो मैं 2 पे रिकॉर्ड करूंगा बेटा। सर दूसरे वाले पे आऊंगा, तो कॉस्ट 1.5 है, एनआरई 1.2 है, तो लोअर 1.2 होगी। तो मैं 1.2 पे रिकॉर्ड करूंगा। आपसे कह रहा है टोटल वैल्यू निकाल के दो, हमें नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं बेटा, ये पर यूनिट वैल्यू है, ये 2 और 1.2 पर यूनिट है, हमें नंबर ऑफ यूनिट्स के को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमसे इसने टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू मांगी है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स, बल्कि नंबर ऑफ यूनिट्स दिए, मैं टोटल वैल्यू लिख देता हूँ। टोटल वैल्यू क्या होगी सर, कैसे निकालूंगा? सर 2 इंटू 1000 तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और 1.2 इंटू 800 तो आ जाएगा टोटल। जरा बताएंगे, इसका तो 2000 आ जाएगा बेटा। दूसरे वाले का कितना आ रहा है? 960 आ रहा है, जरा चेक करो। 800 इंटू 1.2 करो, कितना आता है? 960। हाँ भाई, या 760, क्या आ रहा है चेक करो। अच्छा, एक और चीज बेटा, सॉरी मैंने एक चीज नहीं पढ़ी। आए, टोटल वैल्यू निकालने से पहले वो मुझे कुछ और भी कह रहा है। इट वॉज फाउंड दैट 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जी वर डैमेज एंड वर अनसेलेबल। सर अनसेलेबल का मतलब उनकी एनआरबी 0 है। सर इसका मतलब क्या हुआ, सुनना। सर ये जो जी के 1000 प्रोडक्ट्स है ना, उनमें से 900 तो 2 पे वैल्यू होंगे, लेकिन जो 100 यूनिट्स हैं उन वो अनसेलेबल हैं। और अनसेलेबल का मतलब एनआरबी 0 है, कॉस्ट है 2 और एनआरबी है 0। सर इसका मतलब 900 यूनिट्स तो 2 पे बिकेंगे, लेकिन जो 100 यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू आज 0 हो गई है। तो मैं जो यूनिट्स है वो 1000 नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे रिवाइज यूनिट्स निकालता हूँ। यहाँ पे मेरे यूनिट्स 900 हो जाएंगे। कैसे आए 900? 1000 माइनस 100। 800 वाले तो 800 ही रहेंगे बेटा, क्योंकि उनमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। अब जरा निकालते हैं टोटल वैल्यू, आ जाओ। 900 इंटू 1000, 900 इंटू 2 1800 आ गया, और 1.2 इंटू 800 960 आ गया। अब जरा बताएंगे मुझे मेरी टोटल इन्वेंट्री कितनी आती है? सर 2760। सर ए इज माय आंसर। क्या ये, जो लोग ये बोल रहे हैं बेटा कि एनआरबी 0 कैसे है, बेटा यहाँ उसने लिखा है कि डैमेज है और अनसेलेबल है, यानी मार्केट में बिकेंगे ही नहीं। मार्केट में एनआरबी का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स। एक आइटम बिकेगा ही नहीं तो उसकी सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक क्या होगी? 0 होगी ईशा। सर उसके बाद बोलता है सिंपल, हाउ शुड इन्वेंट्री बी वैल्यूड। सर पढ़ा है, कब से पढ़ रहे हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। तो यहाँ पे सर हमारा इन्वेंट्री खत्म हो गया। नहीं, एक और दो और सवाल रहते हैं, यहाँ आ जाए। यहाँ भी सवाल है बेटा। अब मैं ये वाला सवाल आपको होमवर्क दूंगा। जून 18, पेपर 11। अब आप ये कर सकते हैं, आसान है। जरा पिक्चर ले लो अरसलान इसकी, और ग्रुप पे डालो। और ये जो कल सवाल होमवर्क में दिया था, सिर्फ 2 लोगों ने भेजा है सोल्यूशन अभी तक। बाकी लोग क्या, किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो भाई तुम लोग? हाँ मारिया, ईशा, आमना, भेज दिया आप लोगों ने सोल्यूशन मुझे कल वाले होमवर्क के एमसीक्यू का? कब भेजोगे? अरसलान पिक्चर लो इसकी, ये वाला होमवर्क है बेटा, एमसीक्यू। पिक्चर लेके ग्रुप पे डालो अरसलान। चले आगे हैं। उसके बाद, विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनआरबी व्हेन वैल्यूइंग इन्वेंट्री। सर कैरेज इनवर्ट्स, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग गुड्स, एस्टिमेटेड रिसिप्ट। सबसे पहले तो सेलिंग एक्सपेंस आता है बेटा। वो कह रहा है विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड। सर उसके बाद एस्टिमेटेड रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सर ये तो सेलिंग प्राइस ही है। सर कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग गुड्स, सर ये भी सर एक तरह से एनआरबी में आती है। कैरेज इनवर्ट जो है वो आंसर है हमारा।
वो कभी भी नहीं आएगी कैलकुलेशन ऑफ एनआरबी में, क्योंकि वो कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेजेस है बेटा। वो कॉस्ट निकालने में आएगी, वो कभी भी एनआरबी निकालने में नहीं आएगी। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ दोस्त। पहले आप कंट्रोल अकाउंट्स पे आ जाएं बेटा। कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर बहुत ही आसान है। सर एक तो यहाँ ऑप्शंस में देखें तो डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड ही दिख रहा है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फॉर्मेट के हिसाब से कि डिस्काउंट रिसीव कभी भी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं आता, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में आता है। तो डिस्काउंट रिसीव के जितने भी ऑप्शन है वो तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर या तो ए है या बी है। सर एसएलसी ये पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड पे आता है, तो ए इज द आंसर। बड़ा ही मासूम सा आंसर सवाल था बेटा ये। उसके बाद कहता है हाउ डू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड सेल लेजर कॉन्ट्रा अपीयर इन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर सबसे पहले तो डिस्काउंट रिसीव पीएलसीए में आता है, मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मेट में बेटा। डेबिट साइड पे आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, और डेबिट साइड पे ही आता है कॉन्ट्रा सेट ऑफ। फॉर्मेट जाकर देख लो बेटा। तो दोनों डेबिट डेबिट होंगे। दोनों डेबिट डेबिट का मतलब डी इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सिंपल है बेटा ये तो। विच आइटम अपियर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर ये तो आता ही नहीं है, ये तो पीएलसीए में आता है बेटा। अच्छा सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कभी भी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं आता। पढ़ाया था आपको फॉर्मेट पढ़ाते हुए कि दो चीजें कभी भी एसएलसीए में नहीं आती, एक कैश सेल्स, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर सेल रिटर्न आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एसएलसीए में क्रेडिट साइड पे आता है। तो बचा क्या बेटा? बी इज द आंसर। पढ़ाया था आपको कि डिसऑनर चेक हमेशा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। उसके बाद कहता है हरप्रीत इज अ क्रेडिट कस्टमर ऑफ सुजाना। हरप्रीत अकाउंट इन सुजाना बुक शो द क्रेडिट बैलेंस। अब बेटा बहुत गौर से सुनना, हरप्रीत इज अ क्रेडिट कस्टमर ऑफ सुजाना, यानी सुजाना सेलर है बेटा और हरप्रीत बायर है। जब हम डे बुक की अभी प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा एमसीक्यूज की, वहां बताऊंगा आपको कि किस तरह इस तरह के सवाल आपको सॉल्व करने हैं। वो आपसे कह रहा है अकाउंट हरप्रीत का है लेकिन बुक्स सुजैना की हैं। सुजाना जो है वो हरप्रीत का अकाउंट मेंटेन करता है, यानी सेलर बायर का अकाउंट बना रहा है। इसको इस तरह लिखो, सुजाना की बुक है बेटा और अकाउंट सुजाना अपनी बुक्स में अपना अकाउंट तो नहीं बनाएगी, जाहिर सी बात है बायर का अकाउंट बनाएगी बेटा। सुजाना अपने बुक्स में अपने कस्टमर का अकाउंट बना रही है और आपसे ये कह रहे हैं कि सुजाना की बुक्स में एक क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। बताओ वो क्रेडिट बैलेंस किस चीज का है? सर अब अगर आप सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट को याद करें तो पहला कह रहा है अ चेक फ्रॉम हरप्रीत वॉज डिसऑनर्ड। सर डिसऑनर्ड डेबिट पे आता है, क्रेडिट पे नहीं आता। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपको क्रेडिट वाली चीज रिकॉर्ड करनी है। अच्छा सर, उसके बाद हरप्रीत हैज ओवर पेड हिज अकाउंट। सर अगर आपको ओवर पेमेंट कर दिए तब भी क्रेडिट पे बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको कैश रिफंड बताया था, अगर आपको याद हो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी माय बैड। बी ही तो आंसर है बेटा। सी पे आओ पहले चलो। इंटरेस्ट वॉज चार्ज्ड बाय सुजाना। सर इंटरेस्ट डेबिट पे आता है, ये भी नहीं आएगा। सर ट्रेड डिस्काउंट तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता। बचा क्या? सर बी बचा। अगर आपको याद हो बेटा मैंने आपको मेजर बैलेंस बीडी और माइनर बैलेंस बीडी पढ़ाया था। तो माइनर हमेशा क्रेडिट पे आता है, और माइनर आता क्यों है? जब कस्टमर आपको ज्यादा पैसे दे दे तो ओवर पेमेंट के केस में क्रेडिट बैलेंस आया होगा। चलें आगे। उसके बाद क्या कहता है सर देखिएगा। सर उसके बाद आपको कहता है ट्रेड रिसीवेबल एट फर्स्ट जन दिए में, यानी बीडी हो गया बेटा। और आपको क्रेडिट सेल्स दी है। कैश सेल्स तो आता नहीं है कभी कंट्रोल अकाउंट में बेटा। उसके बाद आपको चेक रिसीव दिया और आपको इरिकवरेबल डेट्स दिया है, और आपसे कहता है बाय हाउ मच हैड ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सीडी निकालने का नहीं बोल रहा, बोल रहा है बताओ डिफरेंस कितना आया है ट्रेड रिसीवेबल में एंड ऑफ द ईयर पे। सर अगर तो सीडी दिया हुआ होता डायरेक्ट सीडी में से बीडी को माइनस करता और डिफरेंस निकाल लेता, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे सीडी नहीं बताया तो मुझे पहले एसएलसीए बनाकर सीडी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एसएलसीए बनाता हूं तो बीडी आता है डेबिट पे 15,000, क्रेडिट सेल्स आती है 85,000 डेबिट पे बेटा। सर रिसिट्स आती हैं 65,000 की क्रेडिट पे, और इरिकवरेबल डेट्स भी क्रेडिट पे आता है बेटा 2,000 का। तो यहां से मुझे सीडी पता चल जाएगा बेटा। सर टोटल आएगा लाख। लाख में से जरा 67 माइनस करो बेटा, कितना आता है? 33,000 आता है मेरा सीडी। अब एग्जामिनर इतना चालाक है कि उसने सीडी भी दिया है और ऑप्शन भी दिया है, देखो।
भाई हमसे सीडी मांगा ही नहीं है, हमसे बोल रहा है बता दो ट्रेड रिसीवेबल कितने से इंक्रीज हुआ है एंड पे। सर अगर मेरा सीडी 33 है और अगर मेरा साल के शुरू में बीडी 15 था, तो मेरा कितने से इंक्रीज हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स बताओगे जरा। एग्जाम में चौकन्ना होना है सर हमने। सर 18,000 से इंक्रीज हुआ है। ए इज द आंसर। बच्चा एमसीक्यू सॉल्व करके 33,000 पे टिक करके बाहर आके चौड़े में बोलता है पेपर बहुत अच्छा हुआ, ये अच्छा किया तुमने। तो बड़ा ही तमीज से सवाल पढ़ना है सर, क्योंकि एग्जामिनर खेलता है, गलत आंसर्स भी एग्जामिनर ऑप्शंस में देता है बेटा। चलें आगे हैं उसके बाद सर, अगला वाला कहता है थेम्बी इज प्रिपेयरिंग हर सेल एज अ कंट्रोल अकाउंट, शी नीड्स टू नो द टोटल फॉर गुड्स व्हिच हैव बीन रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स, द अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर्स व्हिच हैव बीन रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल डेट्स, वेयर शी कैन ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको डे बुक्स में पढ़ाया था कि जो सेल है, जो थेम्बी जो है वो सेलर है बेटा, उसको अगर ये जानना है कि कितने गुड्स कस्टमर ने रिटर्न किए हैं, तो उसको जाना पड़ेगा सेल रिटर्न डे बुक में, वहां लिखा हुआ होगा बेटा। दूसरा, द अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर्स व्हिच हैव बीन रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल, ना ये सेल रिटर्न डे बुक में आता है, ना ये परचेज रिटर्न डे बुक में आता है, ना ये कैश बुक में आता है, ना ये पेटी कैश बुक में आता है। जो किसी भी डे बुक में नहीं आता, मैंने आपको बताया था कि वो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होता है, तो आंसर इसका डी होगा। सर व्हाई नॉट इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट, बेटा मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पहली क्लास में सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के बताया था कि सर एसएलसीए जब मैं बनाता हूं वो डे बुक से बनता है। तो पहले डे बुक बनेगी या पहले इररिकवरेबल डेट्स का अकाउंट बनेगा? सर पहले डे बुक बनेगी, डे बुक के बगैर कंट्रोल अकाउंट नहीं बन सकता। तो इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट तो बना ही नहीं होगा ना, पहले डे बुक बनेगी बेटा। जो रिटर्न्स हैं वो सेल रिटर्न डे बुक में आ रहा है, जो किसी भी डे बुक में नहीं आता। बेड डेट्स ना सेल रिटर्न सेल्स डे बुक में आता है, ना सेल रिटर्न में, ना परचेज में, ना परचेज रिटर्न में, ना कैश बुक में, ना पेटी कैश बुक में। सातवीं डे बुक मैंने आपको जनरल जर्नल पढ़ाई थी और बताया था जो ऊपर की 6 डे बुकों में नहीं आएगा वो जनरल जर्नल में आएगा। तो मेरा बेड डेट्स किसी भी 6 डे बुक्स में कवर नहीं होता, तो वो जनरल जर्नल में कवर होगा। क्या ये बात क्लियर होती है? चलें आगे हैं सर। उसके बाद कहता है जॉर्ज इज प्रिपेयरिंग हिज सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, विच इंफॉर्मेशन वुड ही ऑब्टेन फ्रॉम हिज जनरल जर्नल। देखो कंट्रोल अकाउंट्स का सवाल है और डे बुक्स ना है, ऐसा हो नहीं सकता बेटा। तो वो बोलता है जनरल जर्नल में से कौन सा आएगा। सबसे पहले तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। रिफंड रिसीव फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर, पैसा आ रहा है बेटा, रिफंड का मतलब पैसा मेरे पास आएगा, कैश की इन्वॉल्वमेंट है, कैश बुक में जाता है सर ये। अच्छा सर, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स, सर परचेज रिटर्न डे बुक में जाता है। सर इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ, सर क्या ये सवाल हो सकता है? क्या ये आंसर हो सकता है? सर अभी तो आपने ऊपर बताया है कि इररिकवरेबल डेट्स जनरल जनरल में जाता है। बेटा वो आप चेक तो करो, वो बना परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट रहा है। तो सी आंसर इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं पीएलसीए बना रहा हूं। पीएलसीए में इररिकवरेबल डेट्स का क्या काम, वो तो एसएलसीए में आता है ना बेटा। सर आंसर है ए, कॉन्ट्रा एंट्री विद सेल्स लेजर। सर कॉन्ट्रा सेट ऑफ ना ही सेल डे बुक में, ना सेल रिटर्न डे बुक में, ना परचेज डे बुक में, ना परचेज रिटर्न डे बुक में, ना कैश बुक में, ना पेटी कैश बुक में, किसी में भी नहीं आता। जो किसी में नहीं आए वो जनरल जर्नल में आता है। इस सवाल में ए और सी दोनों आंसर्स हैं बेटा, लेकिन वो क्योंकि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के परस्पेक्टिव से पूछ रहा है, इसीलिए आंसर ए होगा, सी इररिलेवेंट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ गलत लिखा है पीएलसीए, ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि ये एसएलसीए में आता है, पीएलसीए में नहीं आता। तो ये गलत है क्योंकि ये एसएलसीए में आता है और सवाल पीएलसीए का है बेटा। चलें आगे हैं। उसके बाद बोलते हैं व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। आ जाओ बेटा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या नहीं आएगा। अच्छा सर, सबसे पहले तो कैश सेल्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल्कुल सर, कैश सेल्स कभी भी नहीं आती कंट्रोल। अच्छा पहला ही आंसर मिल गया हमें सर। सर कैश सेल्स कभी भी कंट्रोल अकाउंट में नहीं आती, आपको बताया था। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ये आता है रिसिप्ट के नाम से बेटा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये आता है क्रेडिट सेल्स के नाम से। सर इररिकवरेबल डेट, सर ये इररिकवरेबल डेट्स के नाम से ही आता है, तो ये तीनों चीजें आती हैं, कैश सेल्स नहीं आता। उसके बाद है बेटा मई जून 2021, राज इज बोथ अ कस्टमर एंड अ सप्लायर टू बलबीर। आ जाए, ये पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ की बात हो रही है। कल समरी वीडियो जो मैंने डाली थी बेटा, उसमें लास्ट कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रा सेट ऑफ का ही एक दफा रिफ्रेश करवाया था।
जब भी वो कहे कि एक बंदा, दोनों कस्टमर और सप्लायर दोनों है, तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ की बात होगी। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ हमेशा लोअर ऑफ टू अमाउंट्स पे रिकॉर्ड होता है, ये याद रखना है बेटा। आपसे कहता है राज अकाउंट इन बलबीर सेल लेजर showed a debit balance of 300 and credit balance of 100. A contra entry between two accounts was agreed. मैंने आपको बताया था बेटा, जो दोनों में से लोअर होगा मैं उस पे रिकॉर्ड करूंगा। 300 और 100 में लोअर 100 है तो मैं 100 पे रिकॉर्ड करूंगा। अब ये फड्डा तो हमारा क्लियर हो गया अमाउंट का। अब फड्डा रहता है साइड का। आप अगर एमसीक्यू देखो तो 100 भी आ रहा है और 200 भी आ रहा है। पहले तो पहली फुर्सत में जो जो 200 वाली अमाउंट है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। मेरा आंसर या तो ए है या सी है। सर आपसे कह क्या रहा है? कहता है विच एंट्री वुड बलबीर मेक इन पीएलसीए। सर पीएलसीए का अगर आपको फॉर्मेट याद हो, मैंने आपको बताया था, पीएलसीए में कॉन्ट्रा सेट ऑफ हमेशा डेबिट पर आता है। तो मेरा आंसर होगा 100 डेबिट। अगर पूछता एसएलसी है तो आंसर होता क्रेडिट 100। क्या ये क्लियर है? हाँ। सर उसके बाद आया, कहता है विच आइटम वुड बी रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट एंट्री इन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर अमाउंट पेड टू क्रेडिट सप्लायर पेमेंट्स डेबिट पे आता है बेटा, ये आंसर नहीं है। सर कॉन्ट्रा विद सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, सर ये भी डेबिट पे आता है, ये आंसर नहीं है। सर डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर, सर ये भी आंसर नहीं है क्योंकि डेबिट पे आता है। आंसर इज डी, इंटरेस्ट चार्ज हमेशा क्रेडिट पे आता है बेटा। देख लो, फॉर्मेट याद नहीं होगा, एमसीक्यू नहीं होंगे ना, पेपर 2 होगा, अभी बता रहा हूँ। सर उसके बाद कहता है अगेन बेटा, आ जाओ दोबारा कॉन्ट्रा एंट्री आ गई बेटा। एथेना इज बोथ अ कस्टमर एंड अ सप्लायर। एथेना's अकाउंट इन हीदी सेल लेजर शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 340 एंड परचेज लेजर में 260 है। हमने पढ़ा है लोअर ऑफ टू अमाउंट्स पे होता है बेटा। तो लोअर ऑफ टू अमाउंट्स जो है वो 260 है। तो हमें ये तो पता चल गया अमाउंट 260 होगी। अब जितने भी 80 वाले हैं वो कट जाएंगे बेटा। अच्छा सर, अब क्या कहता है, साइड कैसे पता चलेगी? कह रहा है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में कहाँ आएगा, तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में कॉन्ट्रा सेट ऑफ आता है क्रेडिट पे बेटा। तो सर आंसर होगा 260 क्रेडिट। क्या ये सवाल रह गए? कहता है व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर कैश परचेजेस कभी भी नहीं आता। सर डिस्काउंट अलाउड एसएलसीए में आता है तो आंसर नहीं होगा बेटा। डेट्स रिटर्न ऑफ एसएलसीए में आता है तो कभी भी आंसर नहीं होगा। सर डायरेक्ट डी इज द आंसर। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर, परचेज रिटर्न बिल्कुल आता है बेटा। आगे है, कहता है जावेद सेल एज कंट्रोल अकाउंट हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000, इंटरेस्ट है 40 का, डिस्काउंट अलाउड 150 हैड बीन ओमिटेड। व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑन सेल एज कंट्रोल अकाउंट। सर आपसे कहता है हमारा एसएलसीए का बैलेंस है 12,000, हमने दो चीजें ओमिट कर दी हैं, एक इंटरेस्ट, दूसरा डिस्काउंट अलाउड। बताओ करेक्टेड बैलेंस। सर बना लेना एसएलसीए, सिंपल, कुछ है ही नहीं। एसएलसीए बनाना है करेक्टेड वाला। सर बीडी है 12,000। सर इंटरेस्ट ओमिट कर दिया है, सर हमें पता है इंटरेस्ट डेबिट पे आता है 40। सर डिस्काउंट अलाउड ओमिट कर दिया है, हमें पता है डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट पे आता है। करेक्टेड सीडी आ जाएगा बेटा, बस खत्म, इतना सा एमसीक्यू था। जरा बताओगे कितना करेक्टेड सीडी आता है? 12,040 माइनस 150 कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। बताएं कितना आता है? 12,040 माइनस 150 बेटा, कितना आता है सर? 11,890। 11,890, इसका मतलब बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है? आखिरी सवाल बेटा आज का। क्या कहता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रिपेयरिंग सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैंने आपको बताया था बेटा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने का पर्पस। अच्छा, सबसे पहले तो क्या टू कैलकुलेट सेल्स रेवेन्यू है? नहीं सर, सेल्स कभी भी कंट्रोल अकाउंट से नहीं निकलती सर, लेकिन आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में सिखाया है ना, हम बीडी सीडी लेते हैं और क्रेडिट सेल्स निकालते हैं। बेटा मैंने आपको हमेशा से बताया था, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का ताल्लुक सीडी निकालने से होता है। वो तो हमें बीडी सीडी गिवन होता है तो हम मजबूरन एसएलसीए से सेल्स निकालते हैं। एक्चुअल में सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का पर्पस सेल्स निकालना नहीं है, सीडी निकालना है कि कस्टमर एट द एंड कितना पे करेगा, अमाउंट कितनी पे करेगा। दूसरा, टू इंश्योर ट्रेड रिसीवर्स पे ऑन टाइम। भाई एसएलसीए बनाने से अगर कस्टमर टाइम पे पैसा देना शुरू कर देना तो कंपनी तो 10-10 12-12 दफा अकाउंट बना ले। सर अमाउंट पता चलती है, कोई ये गारंटी थोड़ी देगा कि कस्टमर टाइम पे देगा। कस्टमर को जब पैसे देने वो तभी देगा। सर टू हेल्प प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, नहीं सर कभी भी नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स,
तो मेरा एसओएफपी आइटम है, इसमें इनकम स्टेटमेंट कहां से आ जाएगा सर? सर डी आंसर है। टू समराइज द अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बताएगा कस्टमर टोटल मैंने कितनी सेल की, किस किस कस्टमर को, कितना मुझे पैसा वापस लेना है, कितना मैंने डिस्काउंट दिया है, सारी इंफॉर्मेशन एसएलसीए आपको रिसीवेबल्स के रिलेटेड देगा।